हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्श्विक विस्थापन, वास्तविक आभासी गहराई और क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इतनी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले पार्श्विक विस्थापन मतलब जैसे कांच का कोई स्लैब है, कांच का आयताकार का, तो उससे रे अगर कोई पास होती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और मतलब वो जो रे का वर्जिनल पाथ होता है और जो निर्गत किरण होते हैं दोनों परस्पर पैरेलल होती हैं, तो उनके बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और धीरे धीरे वो जीरो होता जाता है जब कांच को हम लोग पतला करते जाते हैं। कांच अगर पतला हो जाता है तो रेज बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो कल हमने जो चीज़ पढ़ी है उसके बारे में जो है आज हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पार्श्विक विस्थापन है आभासी गहराई, मतलब है कि अगर कोई चीज़ पानी में रखी हुई उसे एयर से देखिए तो वो थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती है। अगर कोई चीज़ बाहर रखी हुई है उसे पानी से देखिए या सघन माध्यम से देखिए तो थोड़ा सा और दूर दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे। आभासी और वास्तविक गहराई में अपवर्तनांक का रोल क्या होता है, अपवर्तनांक का रिलेशन क्या होता है वास्तविक आभासी गहराई में। ठीक है, तो हम थोड़ा सा तरंग दैर्ध्य के रूप में हम कांच के अपवर्तनांक को देखते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक को, है ना। कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम निकालते हैं तरंग दैर्ध्य के रूप में। ठीक, कि अगर हम तरंग दैर्ध्य दिया हो तो उसे कैसे अपवर्तनांक निकालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। अब जैसे ये फार्मूला हम लोग जानते हैं कि n बराबर होता है C/V। ठीक है, कांच का माध्यम अगर कांच हो तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर माध्यम पानी हो तो इसे हम लिख सकते हैं। ठीक, इसे हम चाहे तो Ng/Nw लिखें, C/Vg और C/Vw, C कैंसिल हो जाएगा और W वो चीज ऊपर हो जाएगी और इसे हम लोग लिख सकते हैं F लैम्डा W और इसको लिख सकते हैं F लैम्डा G। F कट गया तो Ng Nw को लिखेंगे लैम्डा W लैम्डा G। ठीक है, और Ng Nw को हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं Wng। जो चीज ऊपर होता है उसका अपवर्तनांक जो चीज नीचे होता है उसके सापेक्ष। तो इसका मतलब होता है कि इसमें थोड़ा सा अंतर है, जो पहले होता है तरंग दैर्ध्य में उसे पहले लिखा जाता है, जो बाद में होता है बाद में लिखा जाता है। और इसके पहले क्या था, उस वाले केस में ये तो तरंग दैर्ध्य के रूप में हुआ, ठीक है। और हम उसके अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक केस में जो बाद में होता था उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो पहले होता था उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसको हम लोग Ng/Nw लिखते हैं। ये तो ये सारी चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। है ना, चलिए
अब क्या है कि अब जैसे कोई रेज है, अगर वो पैरेलल यानी कि ये अंतरा पृष्ठ है, ये विरल माध्यम है, ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है, और अगर लंबवत आपतित होती है तो उसी डायरेक्शन में चली जाती है बिना बिचले, मतलब अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन नहीं होता तो इस केस में जानते हैं सारी चीजें जीरो। देखिए आपतन कोण जीरो हो जाता है तो अपवर्तन कोण भी जीरो होगा और विचलन भी जीरो हो जाता है। इस केस में वेलोसिटी v1 होगी, लैम्डा d1 होगा, है ना। आवृत्ति तो चेंज नहीं होती, आवृत्ति क्या होती है, चेंज नहीं होती ना, तो आवृत्ति वही रहेगी। आवृत्ति यहाँ पे क्या रहेगा, एफ ही रहेगा। दूसरे केस में वेलोसिटी v2 हो जाएगा, लैम्डा आवृत्ति वही होगी, ठीक है ना, रंग भी नहीं बदलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब तीव्रता तो बदल जाती है ना, क्योंकि कुछ परावर्तित हो जाता है, कुछ मीडियम में अवशोषित हो जाता है, तो तीव्रता भी इसकी चेंज हो जाती है। ठीक, अब चलिए हम पढ़ते हैं पार्श्विक विस्थापन। है ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल मतलब होता पार्श्विक, डिस्प्लेसमेंट है ना। अब जैसे इसमें क्या होगा कि कोई कांच का स्लैब हो जिसके इस तरह का, जिसकी साइड जो होगी PQRS, और देखिए PQRS के क्या है, पैरेलल, ये कांच का गुटका है, स्लैब है ना, कांच का क्या है, गुटका है, क्या नाम है इसका, PQRS, और इधर वायु माध्यम है और ये कांच है। अब इस पे मान लीजिए ये अभिलंब है और कोई रेस इस पे आती है ऐसे, आपतन कोण जिसे मान लीजिए ये I1 है, और फिर इस पे क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। फिर यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे तो ये भी आ रही होगा, लेकिन ये जितने कोण पे आए थे उतने कोण पे चली जाती है, जिसको हम लोग I1 कहते हैं। पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, पीछे कि ये वाला कोण निर्गमन कोण या निर्गत कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अब स्लैब की मोटाई, मतलब इस कांच के गुटके की मोटाई मान लेते हैं क्या है, T है ना, मतलब ये साइड पूरी क्या है, T। कितना मोटा, मतलब कितना ये रेस को इसमें ट्रेवल करना पड़ता है, ठीक, रेस को इसमें कितना ट्रेवल करना पड़ता है। तो पार्श्विक जो विस्थापन होता है, अब चूंकि ये दोनों पैरेलल होती हैं तो ये वाली रेस और ये वाली रेस भी पैरेलल होती है, लेकिन इसका जो रियल पथ है वो ये है, आनी चाहिए थे इधर लेकिन चले गए इधर। तो ये वाली जो रेस है इसका अगर नाम रख दें तो ये रख दीजिए A और ये B, ये C, D, है ना। और सीधी वाली रेस, तो ये जो इसमें जो पैरेलल, ये जो यहाँ से यहाँ यहीं से बाहर निकलती है ना, तो ये जो इसके लंबवत दूरी होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं DE और ये वाली F। इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।
क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन, यानी ये वाली दूरी, इसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है। अब चूंकि ये वाला है विचलन है, तो ये जो है पूरा जो है आई है और ये ए आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। आई माइनस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक। अब वाई का अपवर्तनांक तो एक होता है, कांच का अपवर्तनांक मान लो 1 हो, n। ठीक। तो पार्श्विक विस्थापन क्या कहते हैं? आपतित किरण के मुख्य मार्ग तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी। इसका जो मुख्य मार्ग है तो लिखेंगे आपतित किरण का मुख्य मार्ग तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को आपतित किरण के मुख्य मार्ग तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और इसे स्मॉल डी से वो रखा गया है ना। अब पार्श्विक विस्थापन को रियलिटी में कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या है, इसे थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए और इसका नामकरण कर दीजिए, जैसे ये जी है। तो हमें मुख्य रूप से क्या लेना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो इस ट्रायंगल में हम ये वाली डिस्टेंस हमें दी है, ये टी है, कोण आर है, तो हमें ये एंगल और इसमें रिलेशन लेना है, मतलब है कि आधार है ना, आधार को लेना, और कर्ण, ये है कर्ण क्या है? BC। तो कर्ण तो कट जाएगा, तो इसको हम ऐसा लेंगे, इस ट्रायंगल में क्या लेंगे? BGC या CG में हम लेंगे cos r, आधार बटे कर्ण। देखिए ये भी ट्रायंगल लेंगे क्योंकि ये जरूरी है, इसी में मिलेगा। तो ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी एक कर्ण है, इसमें भी एक कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री। तो ट्रायंगल BCG में क्या है कि cos अगर हम r ले रहे हैं तो आधार BG है और बटे कर्ण क्या है? BC है। ठीक। BGT कांच के टुकड़े की मोटाई है, BG बराबर T कांच के टुकड़े की मोटाई है, इसलिए cos r बराबर हो जाएगा T बटे BC। समीकरण 1 रहेगा। अब आ जाओ एंगल BCE में या BEC में। ट्रायंगल BEC में, अब इसमें हमें ये इसकी जरूरत है, लंब बटे कर्ण, तो नहीं साइन से मिलेगा, तो साइन क्या लेंगे? साइन I माइनस आर, CE लंब बटे कर्ण क्या है? BC। तो हो जाएगा साइन I माइनस आर, ये है D बटे BC। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 है, समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं, है ना। समीकरण 2 में 1 से भाग देते हैं, समीकरण 2 भागे 1, तो क्या हो जाएगा? समीकरण D है बटे BC, और यहाँ पे क्या है? T है बटे BC, BC कट जाएगा, इधर क्या है? साइन I माइनस आर cos r, यह आ जाएगा G, ये T इधर आ जाएगा, यानी D बराबर T साइन I माइनस आर cos r, 1 हो जाएगा ये। ठीक।
पार्श्विक विस्थापन को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना होगा। इसमें और भी चीज़ें हैं कि अगर कांच की प्लेट बहुत पतली हो जाती है ना, बहुत पतली हो तो डी का मान 0 हो जाता है। डी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जब डी का मान 0 हो जाएगा तो वो विस्थापन होगा ही नहीं, मतलब पार्श्विक विस्थापन 0 हो जाएगा। तो वो कहने का मतलब है कि वो रे जो आपतित होगी वो सीधे निकल जाएगी बिना विचलित हुए। तो ये पतले कांच के लिए है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कभी कुछ और बाकी है इसमें। तो ये डी जो है किस पे निर्भर कर रहा है? कांच की मोटाई पर और आपतन कोण पर, क्योंकि आर तो फिक्स है ना। तो कांच की मोटाई के समानुपाती होता है। मोटाई जैसे पतली होती जाएगी तो डी का मान भी खत्म होता जाएगा, है ना। और आई की वैल्यू भी अगर कम होती जाएगी, आपतन कोण का मान, तो डी भी कम होता जाएगा। ठीक। तो चलिए अब क्या करना है। अब मान लीजिए कि छोटे कोण के लिए अगर I1, वहां पे मैंने I1 क्या है, आई रखना चाहिए था, यहाँ पे I1 क्या चाहिए। तो अगर I का मान छोटा हो, है ना, तो R और I माइनस R का मान भी कम होंगे। यहाँ लिखेंगे कि यदि I का मान छोटा हो, यानी रेडियन में छोटा हो, तो R व I माइनस R भी छोटे होंगे। तो इसके लिए क्या होगा जानते हो? ये साइन I माइनस R जो होता है I माइनस R हो जाएगा और कास R का मान 1 हो जाएगा। अभी पीछे पढ़ाया था। तो तब D क्या हो जाएगा? T I माइनस R, इसका मान हो जाएगा cos R का मान 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये रिलेशन बन जाएगा यहाँ से। अब इसमें क्या है कि एक चीज और भी कर सकते हैं कि एक मिनट, डी बराबर हो गया टी कोष्टक में I माइनस R, ये रिलेशन हो जाएगा। R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ, स्नेल रूल अगर हम यहाँ लगा दें, स्नेल के नियम से, एक मिनट, स्नेल के नियम से, तो n बराबर हो जाएगा, क्योंकि कांच का 1 है, साइन I बटे साइन R। तो यहाँ से जब I R छोटे होंगे तो I बटे R को हम क्या लिख सकते हैं? यह तो I बटे R को n लिखा जा सकता है। सही है। तो इसमें से I कॉमन ले लीजिए। I कॉमन नहीं है, यहाँ पे R के जगह क्या लिख सकते हैं? सॉरी, n बराबर हो जाएगा I बटे, तो इम्प्लाइज दैट R बराबर हो जाएगा I बटे। देखिए स्नेल के नियम से n बराबर साइन I बटे साइन R होता है।
तो जब आई और आर छोटे होंगे तो साइन आई को आई, आर को आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आई बटे एन होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, इधर का तो स्क्रीनशॉट ले लिए हम। अब टी बराबर डी बराबर हो जाएगा टी, आई रहने दीजिए, और आर की जगह हम लिख सकते हैं आई बटे एन, या हो जाएगा यहाँ से आई कॉमन ले सकते हैं, टी आई 1/n, ये भी हो सकता है। मैंने स्नेल का नियम लगाया था तो एन बराबर आई आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आर को हटाना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे एन। तो अपवर्तनांक के रूप में आई बटे एन हो जाएगा, ठीक। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी n-1 n पोस्ट में इंटू आई, ये ठीक। तो पार्श्विक विस्थापन का ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अगर हमें आपतन कोण दिया हो, मोटाई दिया हो, n दिया हो, तो पार्श्विक विस्थापन निकाल सकते हैं। अगर हमें आई आर दोनों पता हो, यानी कि विचलन कोण पता हो, डेल टी दिया हो, तब निकाल सकते हैं। और एक और आया था, तो ये था पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आभासी और वास्तविक गहराई। इसे आप आई भी यहाँ से गायब कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से आर गायब किया था, आप आई भी गायब कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे वास्तविक तथा आभासी गहराई, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो है अपवर्तन का और क्रांति कोण का, कहने का मतलब होता है कि अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण पढ़ेंगे, क्रांति कोण के व्यवहारिक उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे अपवर्तन की घटना का व्यवहारिक अपवर्तन है कि तारों का टिमटिमाना, जल में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, वही डाली हुई सब, और सिक्के का ऊपर दिखाया उठना, यही अब चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और अभी बाद में दोनों पे चर्चा करेंगे, क्रांति कोण का व्यवहारिक उदाहरण और अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण। या सूर्यास्त के समय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, फिर भी कुछ देर तक दिखाई देता है। सूर्य उदय नहीं हुआ रहता, उसके पहले ही दिखाई देने लगता है। तो ये घटना अपवर्तन के आधारित होती है। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है। चलिए, अब जो है आभासी और वास्तविक गहराई, वो सब लिखवाएंगे, कुछ चीज़ें लिखवा देंगे, कुछ चीज़ें जो आप समझा देंगे, किताब में दिया है। सूर्योदय सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना, पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। अभी हम लोग एक पानी में सिक्का अगर है या मछली है तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये चीज़ है। फिर कुछ चीज़ें आगे हम लोग क्रांति कोण का उदाहरण पढ़ेंगे, हीरे का चमकना, रेगिस्तान मरीचिका, है ना। और ये क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, इसका एंडोस्कोपी में उपयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वास्तविक तथा आभासी गहराई, हेडिंग है वास्तविक तथा आभासी गहराई। इसका भी अपवर्तनांक से रिलेशन है ना।
एक्चुअल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो इसमें क्या है कि कोई वस्तु पानी के अंदर है, उसे वायु से देखा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बना दें कि जैसे कि ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृथककारी रेखा या तल, नीचे पानी है। तो ये वाटर है, पानी है, और ये वायु में से देखना है इसको। ठीक है, अब जैसे कोई बिंदु वस्तु जो है पानी के अंदर है, वो पॉइंट पे है। ठीक, तो रेज हमेशा कहाँ से चलती हैं? वो बिंदु वस्तु से चलती हैं। ठीक है, कहाँ से चलती हैं? बिंदु वस्तु से। अब देखिए, एक रेस तो मान लीजिए परपेंडिकुलर चली जाती है। एक रेस क्या होती है? परपेंडिकुलर चली जाती है ना। तो यहां से अगर इसके परपेंडिकुलर निकली तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ठीक, बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? सीधे निकल जाती है, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये नॉर्मल हो गया एक तरह से, है ना, इसके परपेंडिकुलर होती है। और ये पानी की सतह और जल और वायु की ये सतह का मैचिंग है, जैसे ये दोनों को अलग करने वाली लाइन है। दूसरी रेस मान लीजिए कि किसी कोण पे जा रहे हैं, एंगल पे, है ना, जैसे मान लीजिए आई है तो, और यहाँ पे भी हम एक अभिलंब खींच देते हैं। यहाँ पे जैसे ही जाएगी तो कांच से जैसे वायु में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ठीक, लेकिन अब इसे हम पीछे अगर बढ़ाएं तो हमें लगता है कि वो यहाँ से आ रही है ना, जिसको हम लोग यहीं पे उसका आँख, अगर यहाँ पे आँख है तो वो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। यानी कि जैसे कि ये वस्तु जो यहाँ पे रखी हुई होती है वो थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? थोड़ा सा उठी हुई। यानी कि रियल डेप्थ तो AO है, और लेकिन वो दिखाई कितनी देती है? AI। मतलब कि ये आई इसकी क्या है? अपेरेंट, मतलब आभासी गहराई है, और AO क्या है? उसकी वास्तविक गहराई है ना। तो दो रेज हमने लिया, एक परपेंडिकुलर लिया रेस तो वो गई उसी मार्ग से, मतलब बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, है ना। और दूसरी रेज हमने थोड़ा सा तिरछे लिया आई कोण पर, और वो क्या है? बाहर जाएगी तो यह अपवर्तित हो जाएगी, तो ये R हो जाता है ना। तो ये भी कोण R होगा एकांतर कोण से, और ये I है तो ये भी I होगा एकांतर कोण से। ठीक, तो इसमें क्या था कि जब बिंदुवत वस्तु कोई पानी के अंदर है और AO दूरी पर, जो उसकी वास्तविक गहराई है, यहाँ से दो रेज हमने लिया, एक परपेंडिकुलर रेज लिया और थोड़ा सा I कोण पे लिया। जैसे ही बाहर आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो आंख यहाँ पे अगर देखने वाली है तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, तो देखने वाले को लगेगा कि वो क्या है? यहाँ पे दिख रही है। देखने वाले को क्या लगेगा कि वो वस्तु कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है। यानी कि उसके आभासी गहराई, क्योंकि आप प्रतिबिंब जो बन रहा है आभासी प्रतिबिंब, तो वो थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देती है ना। तो इसी में इन्हीं आभासी और वास्तविक गहराई के रिलेशन से हम पानी का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, इसी चीज को जानना है ना। रेस जो आ रही है वो पानी से किधर जा रही है? वायु में। तो पानी के सापेक्ष वायु का हम लोग क्या निकालते हैं? कौन? वो
कहने का मतलब ये है कि हमें कांच का चाहिए, तो हम यहाँ से रिलेशन लेंगे, ये आई है और ये आर है। तो बड़ी बात है कि पानी के सापेक्ष कांच का, पानी के सापेक्ष कांच का अगर लेते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे ना, सॉरी पानी के सापेक्ष कांच नहीं, पानी के सापेक्ष वायु का, मैंने यहाँ से लेके जा रहा है तो वायु वाला ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे साइन आई अपन साइन आर, या इसी को उलट दें, एन डब्ल्यू हमें चाहिए, एन ए हो जाएगा साइन आर इक्वल टू साइन आई, यही ना। तो क्योंकि इसका मान तो एक होता है ना, इसका मान क्या होता है, एक है, तो बाद में भी लिखेंगे। तो एन डब्ल्यू एन ए, अब यहां से आ जाएगी साइन आर, तो साइन आर कौन है, ये वाला कोण है। तो साइन के लिए क्या होता है, ये लंब है ये, और ये कर्ण है ना। एक मिनट, हाँ, साइन आर, तो इसके लिए क्या होगा, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसका, इसका मान लेते हैं, ये क्या है, बी है, ये है बी, है ना। तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मतलब हो जाएगा कि ए बी बटे कर्ण क्या है, ओ बी है। आ जाइए अब यहाँ पे साइन आई, साइन आई, आई के लिए भी क्या होता है, कर्ण ये है, लंब ये है, लंब बटे कर्ण मतलब सॉरी ये आई बी रहना चाहिए ना, हम ओ बी लिख दी, आई बी। और इसके लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब ए बी ही है और कर्ण क्या है, ओ बी है। देखिए यहाँ पे स्नेल का जब नियम लगाते हैं तो कैसे शुरू करते हैं, किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो स्नेल का नियम होता है इसके सापेक्ष जिसका अपवर्तनांक, जिसको हम जिसका अपवर्तनांक लेना होता है उसे ऊपर रखते हैं, जिसके सापेक्ष नीचे, तो ये होता है। फिर हमने इसको उलट दिया तो ये आ गया साइन आर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो मतलब साइन थीटा ये लंब बनेगा और कर्ण क्या है, आई बी बनेगा। आई में देखिए त्रिभुज किस में है, ये वाले में है ना, त्रिभुज इसकी बात करें ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में काम करें तो आई वाला लंब बटे कर्ण, तो ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी हो जाएगा, तो ए बी ओ बी कट जाएगा, ओ बी सबसे ऊपर चला जाएगा, तो एन डब्ल्यू एन ए बराबर ओ बी बटे आई बी। ठीक, अब हम कहेंगे कि यदि बिंदु बी ए के निकट हो, मतलब अगर ये इसके करीब हो, यानी देखने वाला लंबवत देख रहा हो, तो आई और आर दोनों छोटे हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब आई आर क्या हो जाएगा, दोनों छोटे हो जाएंगे। यानी यहां पे लिखेंगे कि यदि यदि बिंदु बी ए के क्या हो, निकट हो, तो आई व आर दोनों छोटे होंगे। जब ये छोटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ए ओ, और आई बी बराबर हो जाएगा ए आई। ठीक, तो यहाँ से एन डब्ल्यू बराबर हम रखेंगे एन ए, ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ओ, और उसको लिख सकते हैं ए आई। ठीक, तो चूंकि एयर का वो एन होता है, तो एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ए ओ बटे ए आई। तो ए ओ होता है वास्तविक गहराई, और ए आई देखिए अब उसकी क्या हो जाएगी, ये
आभासी गहराई, है ना, यहाँ लिखेंगे अब आभासी गहराई। तो पानी का अगर हमें अपवर्तनांक निकालना हो तो हो जाएगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अगर हमें पानी में वास्तविक किसी वस्तु का वास्तविक और आभासी गहराई पता है तो हम पानी का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो हम पानी का अपवर्तनांक क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला हमको, अगर हमें आभासी गहराई चाहिए अपेरेंट यानी ए आई, तो ए आई बराबर हो जाएगा वास्तविक गहराई ए ओ बटे एन डब्ल्यू, यानी कि आभासी गहराई बराबर होगा वास्तविक गहराई बटे एन डब्ल्यू। ठीक, तो इसमें क्या था कि एक बिंदुवत वस्तु O थी, एक बिंदुवत वस्तु O थी और O से दो रेस चल रही हैं। एक तो हमने परपेंडिकुलर लिया, वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी जो अभिलंब का काम करेगी। दूसरा हम लोग थोड़ा आई एंगल पर तिरछे लिया एक रेस जो सतह पहुंचते ही सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी यानी इधर। अब उसके सीध में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि वो चीज जो है यहाँ पे दिखाई देती है, यानी उसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन जाने का मतलब है कि जो वस्तु यहाँ थी वो यहाँ दिखेगी हमको। ठीक है, अब जो है हमें क्या लगेगा कि वस्तु जो है यहाँ पे है लेकिन हमें दिखेगा यहाँ पे, और ए ओ उसकी वास्तविक गहराई है, ए आई उसकी आभासी गहराई है। तो हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगा दिए यहाँ पे, है ना, और उसी के सहारे ये सारी चीजें फिर एंजुम्पशन लगा। एजुम्पशन मतलब कुछ चीजें हम जो है मानना पड़ा यहाँ पे कि अगर बी ए के करीब आ जाए तो आर आई छोटे हो जाएंगे, यानी अगर उनको इसको सीधे से देखना हो, ऐसे तिरछे नहीं देखना, तो जो है आई बी जो है ए आई के बराबर हो जाएगा लगभग, और ओ बी जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। बस वही वहाँ हमने रख दिया। और एयर का अपवर्तनांक 1 होता है तो एन डब्ल्यू बराबर ए ओ बटे ए आई, मतलब वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, यानी कि बिंदु ओ पर अगर ओ से चलने वाली किरण जो है सीधे मार्ग पे अगर चली जाती है, अभिलंब आपतित होती है तो सीधे मार्ग पे चली जाती है, और दूसरी आपतित किरण जो हम ओ भी लेते हैं तो अंतरा पृष्ठ पे अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु आई से जाती हुई प्रतीत होती हैं। लगता है दोनों कहाँ से जा रहे हैं, आई से, ये भी आई से और ये भी आई से, तो इसलिए ओ का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, बिंदु आई पर बन जाता है। ठीक, ये आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है उसको आभासी गहराई, वास्तविक गहराई और एन डब्ल्यू दोनों में से दो पता हो तो एक हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको एक चीज इसमें है कि थोड़ा सा कोई चीजें हैं लिख देते हैं, इसे मिटा दिया जाए, हमें रिलेशन तो पता हो गया। चलिए अभी बना देंगे। कहने का मतलब है ये ऐसे था, ये ओ था, आई था, ए बी, ठीक है, ये कोण आर था, आई, ठीक है। तो विस्थापन कितना हुआ, हमें ये निकालना है कि विस्थापन कितना हुआ। तो हमें एक्चुअल मते, जैसे कि अगर हमें निकालना हो विस्थापन, है ना,
बस्ट की स्थिति में विस्थापन, तो क्या करेंगे, वास्तविक में से आभासी घटा देंगे, तो यही विस्थापन हुआ जिसको हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें एक चीज लिखेंगे कि जब हम सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखते हैं, है ना, तो वस्तु अंतरा पृष्ठ के समीप दिखाई देती है और विस्थापन अंतरा पृष्ठ की ओर होता है। विस्थापन वस्तु अंतरा पृष्ठ के समीप दिखाई देती है और विस्थापन अंतरा पृष्ठ की ओर होता है। देखिए यहाँ से हट के इधर हो गया ना, तो मतलब इधर ही होता है और इधर ही विस्थापित होती है ना। और इस केस में जो है, जो वस्तु की जो आभासी लंबवत दूरी होती है वो वास्तविक से छोटी होती है ना। इस केस में क्या हुआ कि ए आई जो है वो स्मॉलर है ना, ए ओ छोटी होती, तो हम लिखेंगे सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखने पर वस्तु अंतरा पृष्ठ के समीप दिखाई देती है, पर वस्तु अंतरा पृष्ठ के समीप दिखाई देती है। वस्तु का विस्थापन किधर होता है, यह विस्थापन अंतरा पृष्ठ की ओर होता है, यह विस्थापन अंतरा पृष्ठ की ओर होता है ना। अगर उसे हम विस्थापन को निकालें तो क्यू में से ए आई को घटा देंगे, क्यू में से ए आई को घटा देंगे, यानी अगर हम देखा जाए तो ये ए सी हो जाएगा, यानी डी ए सी उसको हम कह लें, और डी ए पी का मतलब अपैरेंट, यानी कि ऐसे दिखाएंगे ना, चलो डी डी नहीं माना तो इसको ऐसे लिख दो, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई। ठीक, चलिए यहाँ पे वास्तविक गहराई, जिसको हम लोग ना वास्तविक गहराई को मान लेते हैं टी, ये वास्तविक गहराई को क्या मान लेते हैं, टी। चलिए इसको हमने मान लिया टी। अभी हमने आभासी गहराई को क्या लिख सकते हैं, वास्तविक गहराई प्लस उसका अपवर्तनांक, यही ना लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था ना कि आभासी गहराई बराबर क्या आया था, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे एन डब्ल्यू आया था ना। तो यहाँ से विस्थापन बराबर हो जाएगा, अगर टी कॉमन ले लिए तो 1 माइनस 1 बटे एन डब्ल्यू, ये ठीक। एन डब्ल्यू सघन माध्यम यानी कि वाटर का क्या है, आप चाहे तो इसको एन डब्ल्यू के यहाँ पानी लिया था ना, अब जो उसको सिंपल लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टी 1 माइनस 1 बटे एन डी, डी माने डेंजर मीडियम, यानी एन डी क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। ठीक, अब इसी का उल्टा हम लोग चलते हैं, इसी का उल्टा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उल्टा का मतलब है कि अगर कोई चीज बाहर हो और पानी से देखा है, अंदर से देखी जाए। हम अब प्रूफ नहीं करेंगे, इसी के रिलेशन पे हम लोग काम करेंगे ना, ठीक है। अब जैसे कि कोई चीज ये मान लीजिए अंदर है, ठीक। अब कोई वस्तु है मान लीजिए बाहर रखी हुई है और उसे अंदर से देखा जा रहा है, जैसे ये है, ये वो है, अंदर से देखना है मान लीजिए, तो एक रेज इसके लंबवत ले लिया जाए तो आएगी, उसी रास्ते सीधे निकल जाएगी, और दूसरी रेज मान लीजिए हम तिरछे ले रहे हैं और ये अभिलंब है, ठीक। और जैसे पानी के अंदर आएगी, एन डब्ल्यू इसका है और ये इसका एन ए है, एयर है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा झुक जाएगी। लेकिन इसके डायरेक्शन में अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसी का लगेगा कि वो वस्तु जो है, ये इस डायरेक्शन में तो आ ही रही है यहाँ से, है ना। इसी को पीछे बढ़ाएंगे तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे मान लीजिए ये मुड़ गई, यहाँ से कोई अगर देखेगा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पे आँख है, तो उसे कहाँ भी दिखाई देगी, लगेगा कि दोनों रेस कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से, है ना। तो यहाँ उसका वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बन जाए। तो देखिए ये वास्तविक दूरी है, रियल में तो वो अंतरा पृष्ठ से कितना है, इतना, लेकिन दिखेगी थोड़ा ऊपर उठे हुए। तो इस केस में क्या होता है कि यदि मतलब अभी हम लिखते हैं कि यदि वस्तु विरल माध्यम में स्थित हो, यदि वस्तु विरल माध्यम में स्थित हो, माध्यम में स्थित हो, यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, विरल माध्यम में स्थित हो, तो सघन माध्यम पे देखने पर, तो सघन माध्यम से देखने पर, सघन माध्यम से देखने पर वस्तु की अंतरापृष्ठ से लंबवत आभासी दूरी जो होती है वो अधिक होती है। ए आई क्या है, अरे सॉरी, यहाँ पे ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए। देखने पर वस्तु जो है अंतरापृष्ठ से दूर दिखती है, देखने पर वस्तु अंतरापृष्ठ से दूर दिखती है। वस्तु का विस्थापन अंतरापृष्ठ से दूर होता है ना। वस्तु का विस्थापन जो होता है वो अंतरापृष्ठ से दूर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि आई जो आभासी उसकी गहराई कह सकते हैं, आभासी दूरी वो ज्यादा हो जाती है उसकी वास्तविक दूरी से, है ना। आभासी दूरी ग्रेटर देन वास्तविक दूरी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये कोण आई है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाला भी पूरा क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा, तो ये भी आई होगा, लेकिन ये वाला कोण आर होगा, ठीक। तो उसी आधार पे हम लोग अगर यहाँ पे ओर वाला नियम लगाएं, अब रेस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सघन से विरल में, हाँ, विरल से सघन में जा रहे हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला आएगा वो वास्तविक गहराई, वास्तविक दूरी
और बटे आभासी दूरी, वहां पे एन डब्ल्यू आया था तो इसके लिए उल्टा आएगा, यही ना। इसको मिटा दीजिए, वो उसके लिए था जैसे अभी हमने प्रूफ किया था उसमें कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई बराबर एन डब्ल्यू आया था। तो ये चीज बिल्कुल उसकी उल्टी है, क्योंकि हम अब अंदर से बाहर को देख रहे हैं। तो वास्तविक दूरी और आभासी दूरी 1/n आएगा, 1/n आएगा ना। तो मान लीजिए कि इसमें जो है वास्तविक दूरी को जैसे हम मान लेते हैं DAC और आभासी दूरी को मान लेते हैं DAP। तो DAC DAP बराबर NW हो जाएगा। अब ठीक, तो यहां से अगर हमें DAP चाहिए तो क्या हो जाएगा, DAP मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा NW DAC। वहां पे DAC में इससे भाग था, यहाँ पे इससे इसमें गुणा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, गुणा रहेगा। तो अगर हमें विस्थापन चाहिए, तो विस्थापन अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, D बराबर विस्थापन कितना हुआ, तो कैसे पता चलेगा, इस पूरे में से इसको घटा देंगे, मतलब AI में से AO घटा देंगे। तो AI क्या होता है, ये यही ना है, AI क्या है, AP है, आभासी विस्थापन। तो ये लिखेंगे NW DAC और माइनस AO, इसको हम लोग AO को लिखेंगे DAC ही लिखेंगे। अब मान लेते हैं AO को मान लेते हैं अगर T, ये जो है दूरी T मान लेते हैं, तो हो जाएगा NW T माइनस T, D बराबर है ना। तो D बराबर हो जाएगा NW कॉमन ले, T कॉमन ले लेंगे तो NW माइनस 1, यह है विस्थापन। विस्थापन अंतराल पृष्ठ से दूर होता है, जस्ट उसी का अपोजिट होता है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक दूरी बटे आभासी दूरी, वहां पे NW होता था, यहाँ पे N/W होगा, क्योंकि रेज को जो है वो विरल से सघन में आ रही थी, उसमें क्या था, सघन से विरल में जा रही थी। तो वास्तविक दूरी को मान लेते हैं DAC है, आभासी को DAP, AP का मतलब अपेरेंट, AC का मतलब होता है वास्तविक, एक्चुअल, है ना। तो हम अपेरेंट को इस रूप में बदल, DAC को हमने क्या मान लिया, T, ये T मान लिया, तो ये आया था। उसमें क्या आया था, 1/T आया था, है ना, उसमें इसका दूसरा रूप आया था। उस केस में आया था D बराबर T1 माइनस NW, ऐसा कुछ आया था, और इसमें सीधा सीधा आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये कब होगा, विस्थापन के लिए। और इसमें अगर हमें आभासी निकालना है तो ये, हाँ, इसमें जो है एक रिलेशन इस तरह से, अगर हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ये तो विस्थापन हुआ कि वस्तु विस्थापित क्या होगी, यहां से अगर हमें निकालना है कांच का अपवर्तनांक, तो वही उलट जाएगा ना, यहां से आभासी, इसमें रिलेशन होगा आभासी दूरी बराबर कांच का सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ हमने पानी लिया था, ये वास्तविक दूरी, याद रखना, है ना। उस केस में क्या था, वस्तु अंदर थी, रेज सघन से विरल में जा रही थी, इसमें क्या है, रेज विरल से सघन में आ रही है, तो आभासी दूरी में उससे गुणा करना पड़ेगा। और उस केस में क्या था, आभासी दूरी के लिए वास्तविक में से भाग करना पड़ा था, ठीक है ना। तो इस तरह का रिलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक।
जस्ट उसका उल्टा था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें एक चीज का हमें ध्यान देना है कि वहां पे क्या था, NW आया था वास्तविक, जो AO था, AI आभासी था, और इस केस में क्या होगा, यही NW AO AI, मतलब है कि रेस जो है उल्टे चल रही, ठीक, AI AO, तो यहाँ से आभासी AI जो आभासी है वो NW AO हो जाएगा, ठीक। यानी कि अगर इसको हम लोग T माने तो ये हो जाएगा, और यहाँ से हमको बस इसके लिए अगर NW चाहिए तो आभासी में से वास्तविक वाला से भाग देंगे, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, है ना। यही केयर करना होगा, कोई सवाल अगर आता है तो इस बात का केयर करना होगा कि वस्तु कहाँ है और कहाँ से देखी जा रही है, क्योंकि आपको अगर ये रट्टा रहेगा कि NW बराबर वास्तविक बटे आभासी, लेकिन अगर कह दे कि वस्तु ऊपर रखी है पानी में से देखा जा रहा है, तो ये पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, तब आभासी बटे वास्तविक करेंगे। आभासी बटे वास्तविक करेंगे ना। अब एक चीज में है कि जैसे कई माध्यम हैं, मान लेते हैं कई माध्यम हैं जिनके अपवर्तनांक क्या है, N1 N2 N3 और मोटाइयाँ T1 T2 3 है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कई माध्यम है, ये है एक माध्यम हो गया, 3 माध्यम ले रहे जिसके मोटाइयाँ T1 T2 T3 है, अपवर्तनांक N1 N2 N3 है, ठीक है। और इधर भी वायु है और यहाँ पर भी वायु है ना। अगर ये बात करें कि कोई वस्तु कहाँ पे रखी हो, AB है ये मान लीजिए, वस्तु कहाँ रखी हो, कांच के अंदर रखी हो और वायु में से देखना, मतलब पहले वाला केस है, तो वो उसका वो निकालना है ना। आभासी दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखा, यहाँ पे है वस्तु रखी हुई है और यहाँ से देखना है तो उसकी आभासी दूरी, तो हमने आभासी दूरी क्या होगी ये देखना है। तो जैसे अभी हमने देखा था उसमें ना कि आभासी दूरी जो था DAP बराबर था और D एक्चुअल दूरी बटे NW। तो मान लीजिए अब इसकी बात करें तो तीनों को आभासी दूरी लेना होगा, तो तीनों का जोड़ है ना, एक के लिए है, तो आभासी जो दूरी होगी क्या है, बिंदु वस्तु यहाँ पे रखी हुई है मान लो यहाँ, और यहाँ से हमको देखना है, तो आभासी दूरी पूछा है, फिर हम तुल्य अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे। तो आभासी दूरी का मतलब D अपेरेंट निकालना है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, T1 बटे N1 प्लस T2 बटे N2 T3 बटे N3। अगर एक होता और यहाँ पे वो होता देखना, तो T1 बटे N1, जैसे अभी हमने बताया ना कि TAP बराबर होता है
डी एक्चुअल बटे एन डब्ल्यू, तो वही तो किया, एन डब्ल्यू मतलब अपोर्तनांक, ये अपेरेंट है। तथा ओ की स्थिति में विस्थापन मतलब कितना वो ऊपर उठेगी, ओ की स्थिति में कुल विस्थापन क्या होगा, ओ की स्थिति में कुल विस्थापन, तो क्या फार्मूला आया था, ये इस वाले हिसाब से लगाएंगे ना, T1n-1 इस तरह का कुछ आया था। तो T1 कॉमन ले लेंगे, इसके लिए लिखेंगे n1 प्लस T2 कॉमन ले लेंगे, इसके लिखेंगे n2 प्लस T3 कॉमन ले लेंगे, इसके लिखेंगे, यही ना। अब T1 T2 T3 एक साथ ले लेते हैं, है ना, गुणा करके इसका और इसका T का अंदर गुणा कर देते हैं, तो T प्लस T2 प्लस T3 एक में आ जाते हैं, आगे माइनस ले लेते हैं, ठीक है, माइनस है, हो जाएगा T1n1 T2n2 T3n3, यानी कि वास्तविक गहराई में से आभासी गहराई को घटा देंगे। क्यों, वास्तविक में से आभासी को ही घटाते थे ना, यहाँ पे, यहाँ से ओ ए और आई, तो वास्तविक में से आभासी घटा देते हैं, तो वास्तविक हो गई है, आभासी हो गई, है ना, है वास्तविक हो गई है, क्या हो गई, आभासी, यही तो। और अगर हमें n चाहिए कांच का अपवर्तनांक है, तुल्य अपवर्तनांक क्या चाहिए, तो वास्तविक दूरी उस केस में और बटे आभासी दूरी, तो वास्तविक तो ये है T1 T2 प्लस T3, और आभासी क्या है T1n1 T2 n2 T3 n3, यही ना होगी, है ना। संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक ही हो जाएगा, संयोजन का तुल्य अपवर्तनांक, ये उस पानी के लिए डी हमारा यही आया था ना, तो विस्थापन के लिए ये फार्मूला लगा दे, अपेरेंट डिस्टेंस एक के लिए ये होगा, दूसरे के लिए तीनों कुल क्या होगा, तो जोड़ देंगे। इसे अगर आप चाहें तो T बटे एन डब्ल्यू भी लिख सकते हैं ना, जो हमने पीछे किया, तो ये होता है, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सब पढ़ा जाए, है ना। टॉपिक जो है हमारा क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक, अब हेडिंग हमारी रहेगी क्रांतिक कोण, है ना, फिर आएगी पूर्णांतरिक परावर्तन, फिर उसकी शर्त, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं क्रांतिक कोण मतलब क्रिटिकल एंगल। अब अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन की जो घटनाएं हैं वो अलग से पढ़ा जाएगा। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है कि जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर वहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम सघन माध्यम ये मान लेते हैं, ये सघन माध्यम है, कांच या पानी हो सकता है ना, कांच हो या पानी हो, और ये विरल माध्यम हो,
ये वायु। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण जो के लिए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये नियम ये होता है कि हम सघन से विरल के देखें, यानी रेस कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, सघन माध्यम से विरल में जानी चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक रेज आई है ना, तो क्या है कि जैसे सघन से विरल में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, फिर इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, फिर एक रे आई, एक थोड़ा और बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, ये रे इस पे चली आती है ना। तो इस केस में क्या होता है कि अपवर्तित किरण अब इस समय दिखाई नहीं देती है, अदृश्य हो जाती है ना। और जैसे ही ये एंगल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये रे उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो ये वाला जो एंगल होता है इसी को आईसी कहते हैं कि इस निश्चित एंगल पर सघन माध्यम में जिस निश्चित आपतन कोण पर विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलन से कितने कोण पे हो जाती है, 90 डिग्री पे हो जाती है, तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण पे अपवर्तित किरण नहीं दिखाई देती है ना, क्या होती है, नहीं दिखाई देती है। और जबकि वहीं पे जब तक ये 90 नहीं हुआ रहता तब तक क्या होती है, दिखाई देती है कि नहीं। तो अब जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तुरंत ये क्या है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक अलग से अगर एंगल बनाए तो अभी हम लिख के दिखा देते हैं ना। तो ठीक, अगर हम ये आपतन कोण मतलब अगर I ग्रेटर देन IC हो जाए, मतलब ये यहाँ ये वाली रेंज आती है, तो इतने पे एंगल बनाते हुए इधर चला जाता है, और इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त यह होना चाहिए कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो पहले क्रांतिक कोण लिखें, जिसको IC से या थीटा C से प्रदर्शित करते हैं, IC या थीटा C से, है ना। हाँ, थीटा C से, IC से या कैपिटल C से C से भी इसको कहीं कहीं प्रदर्शित करते हैं, या थीटा C जो भी प्रदर्शित कर सकते हैं, C से ही केवल प्रदर्शित करते हैं। तो क्रांतिक कोण के लिए क्या लिखेंगे कि सघन माध्यम में बना वह निश्चित आपतन कोण, सघन माध्यम में वह निश्चित आपतन कोण, सघन माध्यम में सघन माध्यम के लिए ना बना वह निश्चित आपतन कोण इसमें लिखेंगे सघन माध्यम में आपतित किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण ना, सघन माध्यम में आपतित किरण के लिए, आपतित किरण के लिए वह निश्चित आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तित किरण के लिए विरल माध्यम में अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, तो
निश्चित आपतन कोण को, तो उस निश्चित आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC या C या थीटा C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे IC या C या थीटा C से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम इसका फिगर बनाएं यहाँ पे तो बना सकते हैं। यहाँ IC या इसको C भी कह सकते हैं, है ना। अपवर्तित किरण इस प्लेन के क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। अंतरा पृष्ठ के अनुदिश अपवर्तित हो जाती है। ये 90 डिग्री। ठीक, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्नेल का नियम अगर हम लगाएं, स्नेल के नियम से, तो देखिए सघन से जा रही है विरल माध्यम में ना। अगर सघन को हम जैसे डी, सघन डेंजर मीडियम, विरल को रेयरर मीडियम R से प्रदर्शित करते हैं उसको, तो हम इसको लिखेंगे सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, रेयरर मीडियम में, हो जाएगा साइन, अब वो हो जाएगा IC और यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री। यही ना, क्योंकि एंगल R क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, यानी I बराबर IC है और R बराबर क्या है 90 डिग्री, है ना। C इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको उलट दें, रेयर टू D कहें, तो यही हो जाएगा 1 साइन IC। ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक IC, है ना। तो RMD इक्वल टू हो जाएगा कोसेक IC, या इसी को हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन है ये, या तो ये लिख सकते हैं, है ना। RND 1/sin IC, ये याद रखना। ठीक, R का मतलब रेयर। अब ये वायु हो जाएगा, अगर दूसरा मान लीजिए कांच हो गया, यहाँ पे देखिए कि एयर से अगर मान लीजिए कांच पे जा रही है, तो इसको आप 1/sin IC या C, या इसको कोसेक C लिख सकते हैं, कोसेक IC लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या लिख सकते हैं, कोसेक IC लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आखिरी एक टॉपिक छोटा सा, बाकी बाद में पढ़ेंगे, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अब एक चीज और लिख लेते हैं कि क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो दोनों माध्यमों की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है ना। ये चीज है, याद रखना। क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है। वायु कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो 42 डिग्री होता है। ठीक। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है? आपको पता है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना। यहाँ लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो, है ना, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो, या हो जाने पर, या अधिक हो तो आपतित किरण संपूर्ण रूप से परावर्तित होकर, यानी अपवर्तित किरण जो होती है, आपतित किरण नहीं, अपवर्तित किरण रहना चाहिए, है ना। या हाँ, क्रांतिक कोण से अधिक हो तो आपतित किरण संपूर्ण रूप से सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाती है ना। वापस क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो सघन माध्यम में वापस लौट जाती है या वापस परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में, सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाती है। इस घटना को, इस प्रकार के अपवर्तन की घटना को, इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं, है ना। मतलब है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तित किरण जो होती है वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है संपूर्ण रूप से। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो आपतित किरण संपूर्ण रूप से सघन माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है ना। या अपवर्तित किरण जो नीचे वाली होती है वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाती है, या लिख सकते हैं कि अपवर्तित किरण जो होती है वो संपूर्ण रूप से वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है ना।
परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। यानी कि ये हो जाता है यहाँ पे जब आई ग्रेटर देन IC हो गया तो ये वाली किरण वापस चली जाती है इस माध्यम। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ना। संपूर्ण रूप से परावर्तन होता है, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी तीव्रता में कोई कमी नहीं होती, 100% ये वापस उसी माध्यम चली जाती है, यानी उसकी चमक में कोई कमी नहीं होती है। ठीक ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो होता है ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। लिख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है, अतः संपूर्ण ऊर्जा परावर्तित होती है। तो पूरी की पूरी ऊर्जा उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बना प्रतिबिंब चमकीला बनता है, क्योंकि जितना लाइट का प्रकाश आता है पूरा चल जाता है। इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बना प्रतिबिंब क्या होता है, चमकीला बनता है। क्या बनता है, चमकीला बनता है। अब इसका इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसमें क्या है कि अब इसकी शर्त देख लिया जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त क्या होनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त हमने शुरू में ही बता दिया था। पहला, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये उसकी शर्त हो गई। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, मतलब I ग्रेटर देन IC या C। ठीक, तो ये वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त होता है। अब आगे हम लोग इसके व्यवहारिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अपवर्तन के और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेली लाइफ में क्या व्यवहारिक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इनके फार्मूलों में जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हमारा लेंस शुरू होगा, वहीं से मुख्य टॉपिक शुरू होने वाली है ना। तो अब धीरे धीरे हमारी जो मुख्य टॉपिक है वो आने वाली है, और इसमें हमें लगता है कि कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।